तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से ऐसे अब तक इस एपिसोड पे आता हूँ हम लोग का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, स्टडी सफर तक के इस यूट्यूब मंच पे जो कहानियों का जो सफर है उसकी दस्तूर अभी जारी है। एक माता पिता अपने इकलौते संतान की काफी धूमधाम से शादी करते हैं, यानी बेटे की शादी करते हैं और बहू को घर लाते हैं। लेकिन बहू को ससुराल आए हुए महज 4 महीने का समय ही बीता था कि उसके घर में एक दिन कुछ बदमाशों को द्वारा एक लूट का अंजाम दिया जाता है, जिसके भीतर एक महिला की मौत भी हो जाती है। जब ये मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंचता है, पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन पुलिस अपनी काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार 3 दिनों के भीतर ही इस केस का पूरी खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक सच्चाई ऐसा सामने निकल के आता है जिसको सुनने के बाद हर कोई दंग सा रह जाता है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, आज की जो सच्ची घटना आपको बताने वाले हैं, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना लगता है नौबस्ता, और नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है पशुपति नगर, और इसी पशुपति नगर का रहने वाला राजकुमार गुप्ता। राजकुमार की पत्नी का नाम होता है सुनीता। राजकुमार जो कि तंबाकू का व्यापार करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। राजकुमार के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। बेटी का नाम शिवांगी होती है, जिसका शादी भी हो चुका होता है, और बेटे का नाम होता है हिमांशु। हिमांशु भी जब अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रख देता है, उसके बाद से राजकुमार अपने बेटे की शादी प्रियंका नाम की लड़की से तय कर देते हैं। प्रियंका जो कि उसी के इलाके के रहने वाले, पड़ोस के रहने वाले होते हैं। शादी की तारीख 5 सितंबर की मुकर्रर कर दी जाती है। शादी की तारीख जैसे करीब आ जाती है, राजकुमार की बेटी शिवांगी भी शादी से महज कुछ ही दिन पहले अपने 1.5 साल के बेटे के साथ मायके आ जाती है। लेकिन शादी के ठीक 2 दिन पहले ही 3 सितंबर को शिवांगी का 1.5 साल का बेटा शुभम अचानक कहीं गायब हो जाता है। उसके घर परिवार वाले हर जगहों पे तलाश करते हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 घंटे का समय बीत जाता है, राजकुमार के फोन पे एक कॉल आता है। फोन करने वाला व्यक्ति उधर से कहता है कि दरअसल हमने शुभम की अपहरण कर लिया है, यानी किडनैप कर लिया है। बदले में हमें 10 लाख रुपए तुमसे चाहिए, और तुम याद रख लो, इस बारे में अगर पुलिस को तुम बताओगे तो अंजाम बुरा होगा, और जितना जल्द हो सके तुम पैसे का इंतजाम कर लो। लेकिन इसके बावजूद भी राजकुमार उस फोन करने वाले व्यक्ति के धमकी से बिल्कुल नहीं घबराते हो, और नजदीकी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वो नंबर भी पुलिस वालों को दे देते हैं, और साथ ही साथ पुलिस वालों को ये भी कहते हैं कि साहब, किसी भी तरीके से मेरे नाती को सही सलामत से आप ला दीजिए। इधर जैसे ही पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है, ठीक उसके 2 घंटे बाद ही राजकुमार की बेटी शिवांगी अपने पिता के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि पापा, मेरा बेटा सही सलामत घर आ चुका है। शायद किसी व्यक्ति ने हमारे बेटे को गली में मोटरसाइकिल के द्वारा आकर छोड़ कर गया है। इधर राजकुमार का पोता तो मिल जाता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर एक गलती करती है। पुलिस इसके बावजूद भी न तो उस नंबर के बारे में कुछ पता लगाती है, और न ही अपहरणकर्ताओं के बारे में कुछ छानबीन करती है। पुलिस चुपचाप छोड़ देती है। जैसे ही एक दिन का और समय बीतता है, शादी के ठीक 1 दिन पहले 4 सितंबर को राजकुमार के नंबर पे फिर से एक धमकी वाला कॉल आता है, और कॉल करने वाला व्यक्ति राजकुमार को धमकी देते हुए कहता है कि हम जहां पे तुम्हें बता रहे हैं वहां पर तुम सही सलामत 15 लाख रुपए पहुंचा दो, वरना हम तुम्हारे बेटे हिमांशु की हत्या कर देंगे। जी हाँ, जैसे इस तरह की धमकी भरा कॉल आता है राजकुमार को, राजकुमार फिर से उसी पुलिस स्टेशन जाता है और इस धमकी के बारे में पुलिस को कहता है। लेकिन पुलिस इस बार राजकुमार का ना तो मुकदमा दर्ज करती है, और ना ही उन अपराधियों के बारे में कुछ पता लगाने की प्रयास करती है। हालांकि उसके बाद से उन अपराधियों का राजकुमार के पास लगातार कोई कॉल नहीं आता। लेकिन अगले दिन 5 सितंबर को, शादी वाले दिन, हिमांशु की शादी भी हो जाती है। हिमांशु जब प्रियंका से शादी कर अपने घर वापस आता है, उसके बाद से राजकुमार का पूरा परिवार काफी खुशियों में सराबोर सा हो जाता है। धीरे धीरे जब समय बीतना शुरू होता है, करीब करीब 4 महीने का समय बीतता है शादी के बाद, इस कहानी का जो दूसरा जो कड़ी है, वो राजकुमार का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम होता है राम प्रसाद गुप्ता। राम प्रसाद गुप्ता भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ विधुन थाना के अंतर्गत आजाद नगर के अंदर रहता है। राम प्रसाद की बेटी का नाम होता है रक्षा, जो कि बीए की पढ़ाई, स्नातक की पढ़ाई अपने ही इलाके के कॉलेज से करती है। बेटा का नाम होता है मनीष। बात आपसे हम कर रहे हैं 4 जनवरी की सुबह के करीब
12-1 बजे के आसपास। दरअसल रक्षा अपने लैपटॉप को लेकर अपने चाची के घर सुनीता के पास जाती है और उसी लैपटॉप के ऊपर अपनी भाभी प्रियंका के साथ शादी का वीडियो देखने लगती है। उस समय सुनीता के घर पे केवल सुनीता, उसकी बहू प्रियंका और अक्षत ही मौजूद होता है। अब करीब रक्षा 5 बजे के आसपास अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन रक्षा जैसे ही सामने वाले कमरे के अंदर जाती है, कमरा का नजारा देख रक्षा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल उस कमरे में सुनीता का लाश पड़ा हुआ होता है और उसके कमरे का सारा सामान भी जहां तहां बिखरा हुआ पड़ा था। रक्षा जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी आवाज सुन करके आस पड़ोस के लोग भी काफी इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास के लोग जब जमा होते हैं तभी इस बात की जानकारी राजकुमार को दी जाती है और राजकुमार भी जब अपने घर के ऊपर आता है, सबसे पहले इस बात की जानकारी जो है पुलिस प्रशासन को देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ राजकुमार के घर पे आ जाती है और सुनीता की लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि सुनीता का मुंह में कपड़ा ठूंसा गया है और उसकी घटनास्थल पे मौत हो गई। अब पुलिस इस बारे में जब राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार का कहना होता है कि साहब मैं अपने काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। दरअसल घर के में मेरी पत्नी, बहू और मेरी भतीजी रक्षा ही मौजूद थी। पुलिस जब इस बारे में रक्षा और प्रियंका से पूछताछ करती है तो दोनों एक ही तरह की बात कहते हैं कि साहब हमें कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि हम कमरे के भीतर बैठकर लैपटॉप के ऊपर शादी की वीडियो देख रहे थे। वॉल्यूम आवाज ज्यादा तेज होता है, इसलिए हमें कुछ सुना ही नहीं पा रहा। पुलिस सबसे पहले सुनीता की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है। फिर राजकुमार के ही कहने पे अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस पूरे केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस राजकुमार से पूछताछ करती है कि तुम्हारे घर से कौन कौन सी चीजें गायब हुई है। इसके ऊपर राजकुमार का कहता है कि साहब मेरे अलमारी के भीतर 20,000 रुपया कैश होता है और करीब 10 लाख रुपए का गहना भी गायब हो गया है। जैसे ही 10 लाख रुपए का गहना गायब होने की नाम लेता है, पुलिस अब काफी तेजी से हरकत में आती है। अब पुलिस प्रशासन फिर से राजकुमार के घर के ऊपर पहुंचती है और उसकी बहू प्रियंका और भतीजी रक्षा, इन दोनों से फिर से पूछताछ करती है। लेकिन इस बार भी दोनों पुलिस वालों को वही जवाब देते हैं जो इससे पहले वो दे चुके थे। लेकिन इस बार पुलिस जो है इन दोनों के बातों पे यकीन ही नहीं करते, बल्कि पुलिस प्रियंका और रक्षा और सुनीता इन तीनों के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल्स को जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि रक्षा का मोबाइल नंबर में के भीतर एक ऐसा नंबर होता है जिसपे रक्षा ने घटना से कुछ समय पहले भी बातचीत किया था और उसके बाद भी बातचीत किया था। अब पुलिस जब उस नंबर का जब डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है किसी सतेंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर्ड होता है वह नंबर, सतेंद्र, जो कि कोयला नगर का रहने वाला होता है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस अब इसी डिटेल्स के आधार बनाकर रक्षा को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर रक्षा से पूरी दबाव से दबिश देकर पूछताछ करती है। जैसे पुलिस अपनी दबिश डालती है, आखिरकार रक्षा भी पुलिस के सामने अपने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाती है और आखिरकार वो मजबूर होकर के पूरी सच्चाई को अपनी कबूल कर लेती है। लेकिन रक्षा जब इस पूरे घटनाक्रम की कहानी को जो बयां करती है तो वाकई में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस पूरी कहानी की जो शुरुआत हो जाती है वो घटना से करीब 2 वर्ष पहले ही। रक्षा के पिता जो है, जो परचून की दुकान चलाते हैं, थोड़े बहुत पैसे ही कमाते हैं और काफी मुश्किल से अपने पूरे परिवार का गुजारा करते हैं। रक्षा जो कि अपने ही इलाके से स्नातक की पढ़ाई करती है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही ठीक करीब 2 वर्ष पहले ही रक्षा की मुलाकात ये सतेंद्र यादव से हो जाती है। जब रक्षा और सतेंद्र की पहली बार मुलाकात होती है, पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे को प्रेम कर बैठते हैं। उसके बाद से रक्षा और सतेंद्र के बीच में पूरी प्यार मोहब्बत की कहानी शुरू हो जाती है। जैसे ही कुछ महीने का समय और बीतता है, रक्षा और सतेंद्र शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन आखिरकार इस बात की जानकारी रक्षा के पिता राम प्रसाद को पता चल जाता है। राम प्रसाद को जैसे इस तरह की सच्चाई पता चलती है, इस बारे में अपनी बेटी रक्षा से वो पूछताछ करते हैं। रक्षा भी अपने पिता के साथ सब कुछ सच सच बता देती है। रक्षा बेधड़क अपने पिता से कहती है कि सतेंद्र से हम प्यार ही नहीं करते, बल्कि उससे हम शादी भी करना चाहते हैं। रक्षा जैसे इस तरह की बातें कहती है, राम प्रसाद काफी इस बात से घबरा जाते हैं, परेशान जाते हैं और तुरंत अपने बड़े भाई राजकुमार के घर पे पहुंचते हैं और अपने भाई भाभी से ये बात कहते हैं कि रक्षा एक गैर जाति के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी ये करना चाहती है। जैसे इस तरह की बातें कहते हैं वो, ये सुन करके सुनीता भी एकदम से परेशान हो उठती है
कहती है कि अपनी बेटी को कैसे भी करके तुम समझाओ। राम प्रसाद कहता है कि मैं उससे समझाकर थक चुका हूं, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर सच में वो उसने अगर गैर जाति के लड़के से शादी कर लिया तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब रामप्रसाद जैसे अपने बड़े भाई के साथ ये बात कहता है, सुनीता भी उस समय रहती है, सुनीता सुनती है और सुनीता समझाते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, जितना जल्द हो सके तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। और सुनीता जब रक्षा की शादी करने की बात कहती है तो रामप्रसाद कहता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। पैसे की काफी तंगी जब वो बताता है तो सुनीता उससे समझाते हुए कहती है कि तुम पैसे की फिक्र मत करो, तुम रिश्ता तय करो, शादी में हम थोड़े बहुत आपकी मदद भी करेंगे। और लड़के के लिए भी अगर कोई दिक्कत है तो मेरे जानने में एक लड़का है जो लखनऊ के अंदर रहता है, जाकर के लड़के को तुम देखो, अगर लड़का तुमको पसंद आ जाता है तो रिश्ता तय कर देना तुम। अब सुनीता जैसे उस लड़के के बारे में बताती है ना, अब राम प्रसाद लखनऊ के अंदर जाते हैं और जाकर के जब उस लड़के को देखते हैं, लड़के को पसंद ही नहीं करते बल्कि 4 दिनों के भीतर ही अपनी बेटी का तिलक भी करवा देते हैं। इधर रक्षा को जैसे ही पता चलता है कि उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया गया है, रक्षा एकदम से घबरा जाती है। आप परेशान होने लगते हैं, अपने पिता को काफी समझाने बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन राम प्रसाद अपनी बेटी की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होते। इसीलिए रक्षा अपने प्रेमी सतेंद्र के नंबर पे कॉल कर देती है और कहती है कॉल कर, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगी। अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हो पाई तो याद तुम रखना, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है, तुमको जो कुछ भी करना है जल्दी से जल्दी करो। अब सतेंद्र कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय तुम दो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर अपना लूंगा, निकाल लूंगा। जैसे ही समय धीरे धीरे बीतता है, अब रक्षा परेशान होने लगती है। रक्षा एक दिन आखिरकार सतेंद्र के नंबर पर फिर से कॉल करती है और उसको एक सुझाव देती है कि हम घर छोड़ करके भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। सतेंद्र घर छोड़ने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन रक्षा के सामने ये कह करके बात को टाल देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हम घर छोड़ेंगे तो हमको पैसों की भी जरूरत होगी। अब पैसों की तंगी जैसे ही सामने रखता है, रक्षा भी मजबूर हो जाती है। कहती है कि कोई भी उपाय करके कुछ पैसों का तुम इंतजाम करो। इधर सतेंद्र अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास कुछ भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे रक्षा परेशान होने लगती है। इधर 5 सितंबर को जब राजकुमार का बेटा हिमांशु की शादी होती है, उस शादी में रक्षा भी आती है। इधर हिमांशु जब अपनी पत्नी से शादी करके घर में आता है लेकर के, तो अपने साथ ढेरों सारा दहेज भी लेकर के आता है। जैसे ही वो दहेज लेकर के आता है, इसी बारे में रक्षा सोचने लगती है। उन्हीं सारी गहनों को याद करते हुए एक दिन रक्षा फिर से सतेंद्र के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि इस तरीके से हमारे पास कभी पैसे नहीं हो पाएंगे। दरअसल मेरे पास एक आइडिया है। मेरी चाचा के पास ऑलरेडी पैसे ही नहीं रहता, बल्कि उनके घर के भीतर काफी सारा गहने भी होते हैं। क्यों ना तुम उनके घर में एक लूटपाट का अंजाम दे दो। लेकिन लूटपाट का जब अंजाम देना, याद तुम रखना कि किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे ही लूट का अंजाम देने के लिए वो कहती है, सतेंद्र भी रक्षा की बात को मान लेता है। उसके बाद से अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक प्लान तय करते हैं दोनों मिलकर के। इधर सतेंद्र अपने ही प्लान में अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम होता है विवेक और दूसरा का नाम होता है मनोज। विवेक और मनोज मिलकर सतेंद्र के इलाके का ही दोनों रहने वाले होते हैं, जो कि दोनों उसके बचपन के यार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। हालांकि विवेक और मनोज इसके बाद काम के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन सतेंद्र अपने दोनों दोस्तों को अपनी दोस्ती को हवाले देता है और साथ ही पैसे का लालच दे देता है। पैसे के लालच में आकर के विवेक और मनोज भी सतेंद्र के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्लान के तहत 5 सितंबर को रक्षा अपने लैपटॉप को लेकर सुनीता के घर चली जाती है। उस दिन सुनीता अपने घर में अकेले मौजूद होती है। सुनीता अपने घर के अगले कमरे में सो रही होती है, तो उसकी बहू प्रियंका जो होती है वो घर के पिछले कमरे में रूम में बैठी होती है। रक्षा जब अपने लैपटॉप को लेकर के जाती है, सीधे प्रियंका के रूम में चली जाती है और अपने ही लैपटॉप के अंदर प्रियंका का शादी का केसेट वीडियो चलाना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर के प्रियंका और रक्षा दोनों बैठकर करीब करीब 2 घंटे तक उस वीडियो को देखते हैं। इसी दौरान रक्षा अपने लैपटॉप का वॉल्यूम जो है, आवाज जो है, काफी तेज कर देती है और फिर अपने ही मोबाइल के जरिए सतेंद्र के नंबर पे एक मैसेज छोड़ देती है और कहती है कि तुम घर में कोई नहीं है। अब इधर सतेंद्र जब अपने दोनों दोस्तों के साथ जब सुनीता के घर पे पहुंचता है, तो सतेंद्र जो है
वो सुनीता के घर में नहीं जाता, क्योंकि सुनीता सतेंद्र को पहले से ही जानती थी। बल्कि सतेंद्र जो है विवेक और मनोज को सुनीता के घर के भीतर भेजता है। इधर विवेक और मनोज जैसे सुनीता के कमरे में रूम में जाता है, सबसे पहले जो है सुनीता को धक्का दे देता है, उसके दोनों हाथों को बांध देता है और उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है और फिर उसके घर के भीतर पड़े हुए अलमारी को खोल करके उसमें से 20,000 रुपया जो कैश होता है वो करीब सारा वहाँ आभूषण जो होता है, जो गहने होते हैं, वो निकाल लेते हैं। लेकिन सुनीता जब विवेक और मनोज को देखती है, देख करके दोनों को पहचान जाती है। इधर सुनीता जब विवेक और मनोज को पहचान लेती है, इसी कारण से अब दोनों काफी डर सा जाता है। विवेक और मनोज को अब इस बात का डर सताने लगता है कि ये भेद खुल न जाए, इसीलिए विवेक और मनोज ना चाहते हुए भी सुनीता के बेड के ऊपर ही तकिया से उसका मुंह दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद से ये लोग सारा सामान लूट करके वहां से भाग जाते हैं। अपने प्लान के तहत ही करीब 5 बजे के आसपास रक्षा जब वहां से बाहर निकलती है, सुनीता को जब लाश देखती है, सुनीता की लाश को, तो ये करके काफी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इधर पुलिस जब वहां पहुंचती है, रक्षा से जब पूछताछ करती है, रक्षा भी पुलिस को सब कुछ झूठी कहती है। उसके बावजूद भी रक्षा जो है सतेंद्र से फोन पे बात करते रहती है और सारा अपडेट देते रहती है सतेंद्र को। सच में जब रक्षा ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस रक्षा के ही कहने पर उसके प्रेमी सतेंद्र और सतेंद्र का दोनों दोस्त मनोज और विवेक, इन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कब्जे में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। इस तरह के अपराध से बचे, समाज में एक अच्छे व्यवहार करें। तब तक के लिए जय